लेंगे हम चोल वंश के बारे में। चोल वंश दक्षिण भारत का एक ऐसा वंश, इस वंश के अंतर्गत बहुत से महान शासक हुए। यहाँ में अपने आप देखें तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है इंडियन ओशन, अरेबियन सी और इंडियन ओशन के साथ ही लगता है आप पिंक कलर का, ये देखिए आप, ये चोल साम्राज्य था। और चोलों का साम्राज्य ये लंका, नीचे आप समुद्र पार पांड्य दिख रहा है आपको, पांड्य के साथ ही यहाँ पर देखें आप लंका लिखा है। समुद्र पार तक जो था उनका साम्राज्य विस्तृत था। तो इसी वंश के बारे में, चोल डायनेस्टी या चोल वंश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चोल वंश के यदि हम इसके उत्पत्ति के बारे में बात करें तो दक्कन या दक्षिण भारत उस भूभाग को कहा जाता है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी यहाँ पर आप देखें तो इस मैप में, वैसे तो आप मैप में भी देख सकते हैं, ये देखें आप, यहाँ सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र के साथ ही आप देखें तो ये नर्मदा, तो नर्मदा नदी के जो दक्षिण में स्थित है और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। प्राचीन काल में जब यातायात के साधन बहुत कम थे तो उत्तर से दक्षिण भारत की ओर पहुंचना जो था बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बीच में जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला थी उसको पार करना बहुत ही मुश्किल था। और इसीलिए क्या हुआ कि आर्य लोग और उनकी संस्कृति पहले उत्तर भारत, जिसे उन्होंने आर्यवर्त कहा, में फैली और धीरे धीरे इसका प्रसार दक्षिण की ओर हुआ, और जिसके कारण दक्षिण के स्थानीय लोगों के लिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया गया। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण राज्यों को युद्ध में हराया और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया, और इस गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में भी उस समय के दौरान कई छोटे छोटे राज्य थे जिनमें कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, और इन्हीं में ही चोल वंश भी एक बहुत ही प्रमुख वंश था। तो हम लेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में। विद्वानों या इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो चोल शब्द है उसकी उत्पत्ति चूल नामक शब्द से हुई। ठीक है, तो चूल से शब्द से हुई। चूल का मतलब होता है भ्रमण करने वाला, क्योंकि ये लोग इधर उधर घूमते रहते थे और अस्थाई जीवन बसर करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, चोल जो है इनको नाम दिया गया। तो चूल से बना चोल। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये अनार्य थे और कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति चोलम शब्द से हुई। तो ये कुछ विद्वान मानते हैं। चोल अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। उनके पूर्वज उत्तर भारत में रहते थे और घूमते घूमते दक्षिण भारत में ये पहुंच गए, और धीरे धीरे उन्होंने तंजौर और तिरुचिरापल्ली के जो प्रदेश थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया। कुछ भी हो, चोल वंश काफ़ी पुराना है। महाभारत में चोल का वर्णन मिलता है। मेगस्थनीज ने भी चोलों के विषय में लिखा है। अशोक के शिलालेखों में भी, ये कई पुराने बौद्ध धर्म के यूनानी ग्रंथों में भी चोलों का वर्णन मिलता है। इतना होते हुए भी चोल वंश का संपूर्ण इतिहास जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक जो शासक हुए इस वंश के, उनके बारे में हम लेंगे। तो प्रमुख शासकों में चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन वंशों में माना जाता है, और इसका नाम अशोक के राज्याधीशों और मेगस्थनीज के लेखों में मिलता है। तो पहला शासक हुआ करिकाल। करिकाल जो है ये इस वंश का पहला सुप्रसिद्ध शासक, उसका एक पांव बचपन में जल गया था और जिस कारण उसका नाम करिकाल पड़ा। तमिल साहित्य से पता चलता है कि वो बहुत वीर और साहसी था। पुहार यानी कि कावेरी पट्टम, इसको जो है उसने अपनी राजधानी बनाया। कावेरी पट्टम को उसने राजधानी बनाया। पुहार भी इसको कहा जाता था। और ये कहा जाता है कि उसकी बढ़ती हुई शक्ति को अंकुश लगाने के लिए चेर और पांड्य शासकों ने 11 मित्र सामंत शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया, और कारिकाल ने इस संघ को वेणीपुर
आक्रमण करके बुरी तरह से पराजित कर दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजा जो है ये बन गया। समकालीन अभिलेखों से पता चलता है कि उसने समुद्र पार श्रीलंका के ऊपर आक्रमण करके इसको जीता और 1200 स्त्रियों और पुरुषों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आया और इनको दास बनाया और इन दासों से उसने कावेरी नदी पर एक पुल बनवाया। करी काल महान विजेता के साथ साथ एक अच्छा प्रबंधक था। कृषि व्यापार को प्रोत्साहन दिया, लोक हितकारी कार्य किए, कावेरी नदी के दोनों तटों को ऊंचा कर बाढ़ को रोका और नहरों को खुदवाकर सिंचाई की व्यवस्था की। वैदिक धर्म में विश्वास रखता था। कई कवियों को भी उसने अपने दरबार में शरण दी। दूसरा है नेदु मुदी किल्ली। करिकाल के बाद नेदु मुदी किल्ली जो है ये राजा बना, लेकिन कमजोर शासक था ये, और उसके राज्य का को समुद्री डाकुओं ने लूटा और पांड्यों और चेरों ने भी बहुत हानि पहुंचाई। फिर ये कहा जाता है कि पल्लवों के अधीनस्थ जो थे ये चोल राजा बन गए और ये स्थिति जो थी ये करीब 9वीं शताब्दी तक चलती रही। और अगला जो शासक है वो है विजयालय। 850 से 871 तक अनेक शताब्दियों तक चोल वंश दक्षिण भारत के राजनैतिक अंधकार में छुपा रहा और 9वीं शताब्दी के मध्य में उसका पुनः उत्थान हुआ और इसका श्रेय जाता है विजयालय को। 850 से 871 तक पल्लवों का सामंत था। पल्लवों और पांड्यों के आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी घोषित किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने तंजौर में एक दुर्गा का मंदिर भी बनवाया और इस प्रकार विजयालय ने चोल वंश की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। फिर अगला हुआ आदित्य प्रथम। 871 से 907 ईस्वी तक शासन किया। ये विजयालय की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा पल्लव शासक को भी उसने पराजित किया। गंगों को बुरी तरह हराया, पांड्यों को हराया, राष्ट्रकूटों तथा चेर शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। शिव का उपासक था, उसने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला है परांतक प्रथम। 907 से 955 ईस्वी तक। 900 एक शूरवीर और महान राजा था ये। 907 में गद्दी पर बैठा। विजय के उपलक्ष्य में उसने मदुराई कोड की उपाधि ली। मदुरा को उसने क्योंकि जीता। पांड्य राजा राजसिंह ने लंका के राजा की सहायता से अपने राज्य पर अधिकार करने की असफल कोशिश की। परांतक ने गंग राजा की सहायता से राष्ट्रकूट राजा कृष्णदित्य को बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ने फिर से भारी सेना के साथ चोल राजा को युद्ध में हरा दिया और चोलों की जो राजधानी थी तंजौर तक राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया। शिव का उपासक था, शिव मंदिर बनवाए, कृषि को प्रोत्साहन दिया। फिर है 955 से 985 तक के शासक। गंधरादित्य, सुंदर चोल, परांतक द्वितीय, आदित्य द्वितीय, उत्तम चोल इत्यादि ने 955 से 85 तक शासन किया, लेकिन इतने ये महत्वपूर्ण शासक नहीं थे और ज़्यादा जो है ना तो इन्होंने विशेष तौर पर राजनीति के स्थान पर धार्मिक कार्यों में ज़्यादा रुचि दिखाई। अब अगला लेंगे हम राज राजा प्रथम या राज राजा महान। 985 से 1014 ईस्वी तक जिसने जो है शासन किया। ये मैंने एक तस्वीर जो है राज राजा प्रथम या राज राजा महान की यहाँ पर डाली है। राज राजा महान एक जैसा कि उसका महान कहा गया वैसा ही वो राजा था। राज राजा महान ये सुंदर चोल परांतक का बेटा था। 985 से 1014 तक 30 वर्षों तक शासन किया। इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महान विजेता, शासन प्रबंधक, उदार, सहिष्णु, कला साहित्य का संरक्षक। तो सबसे पहले तो हम लेंगे उसके सम्मुख जो आई कठिनाइयाँ थी। 985 में जब गद्दी पर बैठा बहुत सी कठिनाइयों से घिरा हुआ था चोल राजा।
राजाओं की अयोग्यता के कारण साम्राज्य संगठित नहीं रहा था। राष्ट्रकूटों के विजय कार्यों से चोल राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। 30 वर्षों तक चोल राज्य में अराजकता का वातावरण रहा। चेर पांड्य राज्य किसी भी समय चोल राज्य को चुनौती दे सकते थे। पश्चिम व पूर्वी चालुक्य चोल साम्राज्य को हड़प करना चाहते थे। अतः राज राजा ने अपने शासन काल के पहले जो 10 वर्ष थे उस दौरान उसने राज्य को व्यवस्थित और संगठित किया। तो सबसे पहले उसकी सफलताएं, सैनिक सफलताओं के बारे में हम लेते हैं। सिंहासन पर बैठते ही उसने मुमद्दी चोल देवा, जगन गोंडा, चोल मार्तंड्य, राजकेसरी, अरुमोल जैसी उपाधियां धारण की। सबसे पहला है केरल की विजय। उसने केरल को जीता। राजा भास्कर रवि वर्मन का शासन था। त्रिवेंद्रम के निकट कंडलूर सालई में चेर नौसेना को पराजित करके उसके जहाज़ों के बेड़े को नष्ट कर दिया और कोलम तथा उदगई के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। केरल पर था चेर वंश का शासन। ठीक है। तो दूसरा है पांड्यों की विजय। अगली विजय थी पांड्य राजाओं के विरुद्ध। जब आगे की ओर उसने प्रस्थान किया, अमर भुजंग का राज्य था पांड्य राजा, उसको बंदी बना लिया उसने और पांड्यों की राजधानी थी मदुरा। मदुरा के ऊपर उसने अधिकार कर लिया और मदुरई कोंड की उपाधि उसके द्वारा धारण की गई। फिर है श्रीलंका पर आक्रमण। महिंद पंचम का राज्य था श्रीलंका पर। इसको कहा जाता था ईलम और इसके ऊपर भी उसने, क्योंकि इसने राज राजा के विरुद्ध चेर राजा की सहायता की थी श्रीलंका के राजा ने, तो चोल राज्य का ये कट्टर शत्रु था। श्रीलंका में सैनिक विद्रोह के कारण अराजकता फैल गई। राज राजा ने जहाज़ों के बेड़े के साथ श्रीलंका के ऊपर आक्रमण कर दिया। श्रीलंका की सेना को उसने हरा दिया और महेंद्र पंचम को श्रीलंका, दक्षिण श्रीलंका में शरण लेनी पड़ी। राजराजा की सेना ने श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुर, तो अनुराधापुर के ऊपर उसने जो है कब्जा कर लिया और इसी के साथ साथ अनुराधापुर पर कब्जा करने के पश्चात उसने एक तो इसको अनुराधापुर को नष्ट कर दिया और उसने पोलन रुवा नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया और इस राज्य का नाम दिया मुमदई चोल मंडलम। तो सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया गया भगवान शिव का। श्रीलंका में तमिल संस्कृति इस विजय के कारण जो है फैली या प्रसार हुआ। फिर अगला है मैसूर पर विजय। मैसूर पर भी उसने विजय हासिल की। राष्ट्रकूटों की शक्ति नष्ट हो चुकी थी और 991 में विशाल सेना के साथ गंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। मैसूर पर गंग वंश का राज्य शासन था। गंगवाड़ी, नोलम्बवाड़ी, तड़िगेवाड़ी आदि प्रदेशों को जीतकर चोल साम्राज्य में शामिल किया। फिर है पश्चिमी चालुक्यों के साथ युद्ध। पश्चिम के जो चालुक्य थे उनके साथ उसने युद्ध किया। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद पश्चिम भारत में चालुक्यों का उत्थान हुआ। 1007 में राजराजा ने विशाल सेना के साथ चालुक्य राजा सत्याश्रय को पराजित करके कल्याणी तक के क्षेत्रों को लूट लिया और इस तरह से उसने क्या किया ये कहा जाता है। लेकिन चालुक्य जो राजा था सत्याश्रय ने अपनी सेना को संगठित करके चोलों को फिर से अपने राज्य से बाहर निकाला और कुछ चोलों के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। फिर है वेंगी विजय। 999 में राजा ने पूर्वी चालुक्यों पर आक्रमण किया। भीम का राज्य था उसे हराकर शक्तिवर्मन को वेंगी का राज्य सौंपा। मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किए। पश्चिम चालुक्यों की मदद से भीम प्रथम ने शक्तिवर्मन को खदेड़ दिया। राजा ने भीम प्रथम की सेनाओं को हरा करके शक्तिवर्मन को फिर से राजा बना दिया। राजा ने अपनी पुत्री कुंदवा का शक्तिवर्मन के छोटे भाई विमलादित्य से विवाह कर दिया और 1011 में विमलादित्य वेंगी का राजा बना। फिर है मालदीप द्वीपों की विजय। उसने जो है अपनी नौसेना को संगठित करके
मालदीव द्वीपों पर भी आक्रमण किया और बड़ी आसानी से विजय प्राप्त की। ये उसकी अंतिम विजय थी। फिर है उसका साम्राज्य विस्तार। राज राजा का जो साम्राज्य था, उत्तर में कृष्णा नदी तथा उत्तर पश्चिम में तुंगभद्रा नदी से लेकर उसका जो साम्राज्य था, आप यहाँ पर भी मैप में देखें तो ये नीचे उसका जो राज्य था वो तुंगभद्रा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। उसके अतिरिक्त श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका, मालदीव द्वीप समूह उसके साम्राज्य में शामिल थे। और इस तरह से उसने तंजौर को जो है अपने राज्य की राजधानी बाद में जो है उसके द्वारा बनाई गई। तो ये था राज राजा महान। फिर है उसका शासन प्रबंध की हम बात करें तो शासन प्रबंध बहुत ही योग्य था वो। तो उसने अपना जो एक कुशल व्यवस्था कायम की। राजा बड़ी ठाट बाट से रहता था। मुमंडी चोल, शैलेंद्र सिंह, क्षत्रिय शिखामणि, जननाथ, राजेंद्र सिंह, राजाश्रय, नित्य विनोद, पांड्य कुलाशनी, केरलांतक, चोल मारतंड, राज भारतंड आदि अनेक उपाधियां धारण की। इसी से पता चलता है कि उसने कच्ची प्रशासन व्यवस्था जो थी प्रदान की। ईमानदार उसके कर्मचारी। राज राजा ने भूमि प्रबंध का भी सुधार किया। भूमि की पैमाइश करवाई। उपज की जांच पड़ताल के पश्चात भूमि कर निर्धारित किया। कृषकों की भलाई के कार्य किए। शक्तिशाली सेना को संगठित किया। कला साहित्य का भी वो प्रेमी था और इसी के तहत उसने कला साहित्य को संरक्षण दिया। अनेक मंदिर बनवाए। तंजौर में एक मंदिर उसने बनाया, राज राजेश्वर का मंदिर, जो कि शिव का मंदिर 1010 में बनकर जो है ये मंदिर तैयार हुआ। ये मंदिर 500 फुट या 156 मीटर लंबा, 250 फुट या 97.5 मीटर चौड़ा, 200 फुट या 78 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर में भव्य मूर्तियों का निर्माण किया गया। इस मंदिर का शिखर 190 फुट या 70.2 मीटर ऊंचा है। ये मंदिर द्राविड़ शैली में बनाया गया। उसने ये कहा जाता है कि सोना, चांदी, तांबे की मुद्राएं जारी की। उसने अनेक विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया। फिर है उसके धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का अनुयायी था। अनेक हिंदू मंदिरों का निर्माण उसके द्वारा किया गया। लेकिन साथ ही साथ अन्य धर्मों के साथ भी उसने जो है सहनशीलता की नीति को जो है उसने अपनाया। तो ये था राजेंद्र चोल। अब आगे ये था राज राजा महान। अब आगे लेंगे हम राजेंद्र चोल के बारे में। अब अगला जो गद्दी पर बैठा वो था राजेंद्र चोल। 1014 से 1044 ईस्वी तक जिसने शासन किया। राजेंद्र चोल या राजेंद्र चोल ने जो है, ये देखें, अब मैंने एक पिक्चर भी इसमें डाली, तो बहुत ही चतुर और साहसी और अनुभव भी था उसको राज प्रबंध का। अपने पिता से उसने प्राप्त किया। ये 1012 में युवराज उसको चुना उसके पिता ने और उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। 1014 को जब राज राजा प्रथम की मृत्यु हुई तो गद्दी पर बैठा और 1044 तक उसने शासन किया। और उसने अपने पिता की भांति राज्य का विस्तार किया। मुडी कोंड, गंगई कोंडा, कडार रंग कोंड, पंडित चोल आदि उपाधियां उसने धारण की। नेक्स्ट लेंगे हम उसकी सैनिक सफलताएं। तो सबसे पहली सफलता है उसकी पांड्यों पर विजय। ये उसकी पहली महत्वपूर्ण सफलता मानी जाती है। पांड्यों पर 1017 को उसने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया और ये कहा जाता है कि पांड्य राजा शासक डर कर विरोध किए बिना अपने जीवन की रक्षा हेतु अपना घर बार छोड़कर जंगलों में भाग गया। राजेंद्र ने मदुरा पर अधिकार कर लिया और अधिकार करके अपने पुत्र सुंदर चोल को वहां का गवर्नर नियुक्त किया और उसे श्री चोल पांड्य की उपाधि प्रदान की। एक सुंदर महल का निर्माण भी वहां पर करवाया। फिर है केरलों की विजय। केरलों की विजय जो है ये 1018 ईस्वी को उसने चेर राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया और ये कहा जाता है
कि इसको भी अपने कब्जे में कर लिया और सुंदर चोल को मदुरा के अलावा केरल का भी गवर्नर नियुक्त किया। फिर है श्रीलंका की विजय 1018-19 ईस्वी को उसने वहाँ का जो राजा था श्रीलंका का इस महिंद पंचम को युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया। समस्त संपत्ति को उसने के ऊपर उस राजेंद्र ने अधिकार कर लिया और श्रीलंका के ऊपर चोलों का अधिकार हुआ। शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। फिर पश्चिमी चालुक्यों से युद्ध किया उसने। 1021-22 ईस्वी को उसने अपने जो खोए हुए ये कहा जाता है कि राजेंद्र ने क्या किया कि चालुक्य शासक जयसिंह अपने खोए हुए क्षेत्रों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, तो इसलिए 1021-22 में राजेंद्र ने विशाल सेना के साथ चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों सेनाओं में मुरांगी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। जय सिंह हार कर भाग गया। राजेंद्र को काफ़ी मात्रा में लूट का माल मिला। फिर है वेंगी में हस्तक्षेप। वेंगी जो था यहाँ पर भी चालुक्यों का शासन था। 1019 में वेंगी में राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों राज नरेंद्र और विष्णुवर्धन विजयादित्य में उत्तराधिकार संबंधी युद्ध हुआ। दोनों सौतेले भाई थे। राजेंद्र चोल ने राज नरेंद्र का पक्ष लिया क्योंकि वह उसका मामा था। इस पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह ने राज के विरुद्ध उसके सौतेले भाई विष्णुवर्धन विजयादित्य को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किए तो राज ने राजेंद्र से सहायता मांगी। उसने तुरंत राज की सहायता के लिए विशाल सेना भेजी। जयसिंह ने विष्णुवर्धन विजयादित्य की सेना को बुरी तरह पराजित किया। विष्णुवर्धन विजयादित्य अपनी जान बचाकर वेंगी से भाग गया। राजेंद्र ने अपने भांजे को वेंगी के सिंहासन पर बैठा दिया और पश्चिम चालुक्यों की शक्ति को बढ़ने से रोका। 1031 में विजयादित्य ने पश्चिम चालुक्यों की मदद से राज को सिंहासन से उतार दिया। स्वयं वेंगी का शासक बना। राजेंद्र ने फिर से बड़ी सेना के साथ जो है उस बड़ी सेना सहायता के लिए भेजी। राज की विद्रोहियों को हराया। 1035 में फिर से राज को वेंगी के सिंहासन पर बिठाया। फिर है बंगाल की विजय। 1022 में अपनी सेना बंगाल विजय अभियान के लिए भेजी। कलिंग, उड़ीसा, दक्षिण कौशल होते हुए बंगाल पर आक्रमण किया और इसी के साथ साथ पाल वंश के शासक बंगाल के 3 शासक पाल वंश के शासक महिपाल को हराया। इस प्रकार चोल सेना गंगा के किनारे तक पहुंच गई। गंगई कोंड की उपाधि धारण की। फिर है शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध अभियान। उसने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध जो था अभियान भेजा उसने। 1025 में शैलेंद्र साम्राज्य था जावा, सुमात्रा, मलाया में और इसमें जो है उसने जहाज़ों का शक्तिशाली बेड़ा जो था ये भेजा और राजेंद्र का बेड़ा बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप पर अधिकार करने के बाद शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किया। जावा, सुमात्रा को जीता, मलाया पर अधिकार किया। इस विजय को श्री विजय भी कहा जाता है, जिसके कारण भारत और चीन के मध्य व्यापार भी शुरू हुआ। फिर है उसका इसके पश्चात कला साहित्य की बात करें तो महान विजेता के साथ साथ कुशल प्रबंधक था। राजेंद्र चोल ने गंगई कोंडा चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई, जहां उसने चोलेश्वर के प्रसिद्ध जो मंदिर थे उनका निर्माण करवाया। उसने की राजधानी में एक वैदिक कॉलेज भी बनवाया। शिक्षा का प्रेमी था। वेद, व्याकरण, न्याय की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर कई महल, झील, तालाब बनवाए। शिव का उपासक था। गंगा को पवित्र मानता था। गंगई कोंड चोलपुरम के तालाब को गंगा का पानी मंगवाकर पवित्र किया। शिव विष्णु के मंदिर बनवाए। तो राजेंद्र चोल निस्संदेह दक्षिण भारत के महान शासकों में से एक था। फिर है चोल वंश के अन्य उत्तराधिकारी, जिसमें राजेंद्र 1044 से लेकर 1256 तक राज धीराज प्रथम ये बैठा।
लंका के विद्रोह का उसने दमन किया अपने समय में। राजेंद्र द्वितीय, फिर राजेंद्र धीराज का ये प्रथम का ये भाई था। फिर वीर राजेंद्र के पश्चात कुलोतुंगा प्रथम, उसके बाद विक्रम चोल, फिर कुलोतुंगा द्वितीय, फिर उसके पश्चात राजा द्वितीय, उसके बाद 1173 में राजेंद्र द्वितीय के बाद कुलोतुंगा तृतीय 1178 से 1216 तक। अंत में राजा तृतीय 1216 में गद्दी पर बैठा 1256 तक जिसने शासन किया। इस वंश का ये अंतिम शासक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पश्चात धीरे धीरे चोलों की शक्ति कमज़ोर होती गई। देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल, मदुरई के पांड्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खलजी का एक सेनापति जिसका नाम था मलिक काफूर ने इसको जीत लिया और इस तरह से भारत के मानचित्र से चोल वंश का नाम जो है सदा के लिए मिटा दिया। तो ये थे चोल वंश के शासक। चोल वंश की शासन व्यवस्था के बारे में हम अगले वीडियो में